स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर। जब से प्रधान शिक्षक का रिजल्ट आया है तो आप सबों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। जैसे प्रधान शिक्षक का पदस्थापन किस प्रकार होगा, काउंसलिंग कब होगा, नए विद्यालय में योगदान कब होगा, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी और क्या मूल वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है और किस प्रकार 52,000 रैंक का भी 36,947 रिजल्ट में 52,000 रैंक वाले भी अपना स्थान बनाए हैं। तो आज हम लोग इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग सबसे पहले विस्तार से चर्चा करते हैं काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हमें मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो इसकी आवश्यकता होगी। दूसरे नंबर में विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक, शैक्षणिक का मतलब हुआ कि आपका बीए का सर्टिफिकेट और प्रशैक्षणिक यानी आपने जो भी बीएड किया है या डीएलएड किया है उसका शैक्षणिक, और अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र दोनों की आवश्यकता होगी। तीसरा नंबर में विज्ञापन के अनुरूप सक्षम प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र। फॉर्म भरने के समय आप लोगों ने जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र बनाया था वह, और चौथा है पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, या आप किस पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत यदि आप आते हैं तो आपके लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र यानी जाति जो क्रीमीलेयर वाला बनता है उसकी आवश्यकता होगी। यहाँ एक कंडीशन है कि पुरुष का तो अपने निवास के पते से बनेगा, लेकिन महिलाएं जो है तो महिलाओं की जाति उसके मायके से निर्धारित होता है, यानी उसके बाप का जो जाति होगा उसी जाति के आधार पर बनेगा। तो मतलब महिलाओं के लिए उसके मायके के पते पर यानी पिता के पते से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। उसके बाद आता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। अगला है बिहार राज्य के अस्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। बाकी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। और आर्थिक रूप से कमजोर या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो लाभ लेना चाहते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं और ईडब्ल्यूएस वाले क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो उसके लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। और यदि आप दिव्यांग हैं तो फिर दिव्यांगता प्रमाण पत्र। ये प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार मतलब सिर्फ सीएस लेवल से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। भूतपूर्व सैनिक को उम्र सीमा में छूट के लिए यदि दावा किए हैं तो उसका प्रमाण पत्र, सरकारी सेवक के रूप में कार्य किए हैं और उसमें उम्र सीमा में छूट चाहते हैं तो उसके लिए स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतिनी का दावा करने वाले अभ्यर्थी के लिए
जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण पत्र, यानी आपके दादा या नाना कोई स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं तो उसके लिए भी, और आपने उस चीज़ का दावा किया है तो उसका प्रमाण पत्र लगेगा। फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड जो फॉर्म भरने के समय में दिया है, हाल ही का खींचा हुआ 2 फोटोग्राफ और लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति। जो फॉर्म आपने फॉर्म भरने के समय में फॉर्म सबमिट किया तो उसका प्रति भी देना है। लिखित परीक्षा के लिए निर्गत एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड है वह। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो आपने फॉर्म भरने के समय भी लगाया होगा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का कॉपी बना के अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि है तो अभी इसका सुधार भी करा सकते हैं आप। हालांकि सुधार में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन अब यदि कर सकते हैं तो कर लें। अगला जो प्रश्न हमारे सामने आता है कि काउंसलिंग कब होगा। तो आप लोगों का काउंसलिंग इसी महीने के अंत तक कर लिया जाएगा। जैसा कि पेपर में भी कहा जा रहा है कि बीपीएससी के हेडमास्टर की परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी का काउंसलिंग नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में इसका काउंसलिंग कराया जाएगा। अगला सवाल हमारे सामने आता है कि प्रधान शिक्षक का पदस्थापन किस प्रकार होगा। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है, लेकिन जो संभावनाएं हैं कि प्रधान शिक्षक का पदस्थापन किस प्रकार होगा, तो यहाँ 2 कैटेगरी है, एक तो प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का। क्योंकि प्रधान अध्यापक का जो कैटेगरी है वह परमंडलीय है, इसलिए उसकी बहाली परमंडल लेवल पर कहीं पर भी किया जा सकता है। जबकि प्रधान शिक्षक का जो कैटेगरी है वह जिला स्तरीय है, इसलिए इसका पदस्थापन आपके जिला के अंतर्गत ही कहीं होगा। जिला एलोकेशन के लिए हालांकि अभी आपसे कोई भी चॉइस नहीं मांगा गया है या आपको जिला अलॉट नहीं किया गया है, लेकिन जब आपकी काउंसलिंग होगी तो उस समय आपसे जिला का ऑप्शन मांगा जाएगा, और जिस जिले में आपको रैंक के आधार पर, जो रैंक आपको मिला है परीक्षा फल में, उस रैंक के आधार पर आपको जिला अलॉट किया जाएगा। यदि आपने जो चॉइस दिया है उस जिले में आपका रैंक के आधार पर पकड़ेगा तो ठीक है, अन्यथा किसी अन्य जिला में आपको भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार पदस्थापन जिला में ही होगा। लेकिन अभी जिस प्रकार से सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का अनुमंडल से बाहर की बात चल रही है या उस पर काम हो रहा है, तो संभावना आपके साथ भी बन रहा है कि आपको भी आपका गृह अनुमंडल नहीं मिलेगा। गृह अनुमंडल के अलावे किसी अन्य अनुमंडल में आपकी बहाली, उस जिले में बहाली हो सकती है, लेकिन आपके गृह अनुमंडल में नहीं होगा। क्योंकि इसमें लॉजिक वाली बात है कि गृह अनुमंडल से बाहर करने के लिए बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के शिक्षक और जो पुराने मूल शिक्षक हैं उन लोगों को के लिए भी एक पॉलिसी लागू है। हालांकि उसको थोड़ा छूट दिया गया है कि आप चाहे तो ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन लागू तो उसके लिए भी कर दिया है। तो इसलिए प्रधान शिक्षक की बहाली अभी नहीं हुई है, तो एक क्लॉज ला करके उसको भी इसी नियमावली के अंतर्गत रखा जाएगा। ये पूर्ण संभावना है, जैसा कि सामने से बताया गया है कि नहीं, ऐसा ही होगा। अगला सवाल है कि किस प्रकार रिजल्ट में हम लोग देखते हैं कि 52,000 53,000 रैंक वाले का भी रिजल्ट 36,947, हालांकि कुल रिजल्ट 36,947 ही हुआ है, लेकिन 52,000
रैंक का भी कैटेगरी में रिजल्ट हो गया। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ी बात है कि जिसका भी रिजल्ट वहां पर आप देख रहे हैं कि 52,000 रैंक है या 53,000 है, वह कैटेगरी में है, चाहे तो वह जाति के आधार पर अनुसूचित जाति या SC ST में है या EBC BC में है या महिला उम्मीदवार है, तो उसका जनरल कैटेगरी जनरल रैंक अलग बना है और कैटेगरी रैंक अलग बना है। तो आप जो देख रहे हैं वह 52,000 उसका जनरल रैंक है, लेकिन कैटेगरी रैंक में उसका रैंक कम है, इस वजह से वो इसमें आ गए। ऐसे आप समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी इसमें 100 सीट है और 50 सीट जनरल में है, 50 सीट कैटेगरी में है। अब 50 जनरल का जो भरा जाएगा तो उसमें तो सब चल जाके भरेगा। अब बाकी 50 सीट जैसे बच जाता है तो उसमें EBC का रैंक, EBC का 500 सीट, उसमें मान लेते हैं 10 सीट है, तो 10 सीट सिर्फ 60 का रिजल्ट नहीं होगा ना, उसमें किसी का रैंक भरते आते आते जिसका रैंक मान लीजिए अगर 105 भी है, 110 है, तो वह उसका भी हो सकता है कि उस कैटेगरी में आ जाए। इसलिए यहाँ रिजल्ट सिर्फ 36,947 का ही हुआ है। 52,000 और 53,000 जो रैंक हम देख रहे हैं वह जनरल रैंक है उसका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि नहीं, अधिक रिजल्ट नहीं हुआ है। अगला एक सवाल बनता है, ये हास्यास्पद भी है। बहुत लोगों का कहना है कि नहीं मूल वेतन में बढ़ोतरी होगी, तो मूल वेतन में बढ़ोतरी की कोई संभावना अभी नहीं है। कोई भी नोटिफिकेशन निकलता है तो उस समय मूल वेतन निर्धारित कर दिया जाता है। हालांकि उसमें एक चीज कहा गया है कि वित्त विभाग के परामर्श से मूल वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है। तो वित्त विभाग का परामर्श आपका जब वेतन आयोग का गठन होता है तो उस समय में वित्त आयोग अनुशंसा करती है और वहाँ आपका मूल वेतन के संरचना में बदलाव होता है। लेकिन यहाँ पर अभी मूल वेतन में बढ़ोतरी की कोई संभावना आपकी नहीं है। हाँ, जिन लोगों का अभी जो लोग पदस्थापित हैं उसका मूल वेतन इस मूल वेतन से अधिक हो जाएगा तो उसके लिए वेतन संरक्षण की सुविधा जरूर दी जाएगी, उसे हानि नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों का मूल वेतन अभी 30,500 से कम है तो उसको न्यूनतम 30,500 मिलेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल और जो हमारे जहन में आ रहे थे और लोगों के द्वारा पूछे जा रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।